हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आज ये 6 नंबर का टेस्ट रहेगा। जिन भी साथियों ने अभी तक 5 टेस्ट नहीं देखे हैं वो अवश्य उन 5 टेस्ट को देख लें, जिनसे उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और उन्हें किस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है उसका आइडिया लग सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये होता है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए, ऑप्शंस में आपको पाई के साथ दे रखी, तो पाई की वैल्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2 गुणा पाई को पाई रहने देंगे। आर कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है, गुणा 7 प्लस 15 यानी कि 22। तो 7 दूनी 14 गुणा 22 करेंगे। 22 गुणा 14 कर लो इधर। 14 दूना 28, 2 14 दूना 28 और 2 30, 308। और ये पाई का पाई रहेगा। क्या हो गया, 308 पाई। क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 पाइप 1000 लीटर की टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 1800 लीटर की टंकी की एक टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। कोई पाइप है ए, एक है बी। ये 1000 लीटर की टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि ये 200 लीटर प्रति घंटे चलेगा। और एक है बी, वो 1000 लीटर की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो ये 100 लीटर प्रति घंटा पानी भरेगा। टोटल कितना पानी भरा जा रहा है, 300 लीटर प्रति घंटा भरा जा रहा है। हमें भरना कितना है, अब 1800 भरना है। तो 1800 बटा 300, 2020, 3 से 6 बार कितने घंटे में भर देंगे, 6 घंटे में भर देगा। समझ में आ गया। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु से पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। आइए पहले बेसिक देख लेते हैं। माना पिता की आयु हम मान लेते हैं x और पुत्र की हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की यानी 7y है। ठीक है, तो x बराबर 7y हो गई। एक तो ये हो गया इक्वेशन। एक बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 का 5 गुना है। यही बोल रहा है, 5 गुना। इसको सॉल्व कर दो। x प्लस 3 बराबर 5y प्लस 15, यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x की वैल्यू 7y दे रखी है। x की जगह पे हम 7y लिख सकते हैं। तो 7y प्लस 3 बराबर 5y प्लस 15। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा। तो क्या बच गया, 2y बराबर 12, तो y बराबर 6। तो y बराबर अगर 6 है तो इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पिता की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आयु आ जाएगी। तो 7×42, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 42 वर्ष अपने पिता की आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, एक बात ये देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शंस पे नज़र मारिएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, और वर्तमान आयु किसकी पूछ रही है, पिता की पूछ रही है। तो अब क्या देखो कि जो आयु होगी यानी कि पिता की होगी, वो आयु 7 गुना यानी कि 7 के मल्टीपल में होगी। यहाँ एक ही ऑप्शन है 7 के मल्टीपल का, वो है 42। तो आपका 42 आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, एक बार बेसिक से ज़रूर करेंगे, क्योंकि
कई बार ऑप्शंस क्या होते हैं, कुछ और पूछ लिया जाता है और हम जल्दीबाजी में ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं और वो बाद में पता लगता है कि गलत चूज़ हो गया। वैसे 99% तो ये सीधा सीधा आपको दिया हुआ होता है, लेकिन 1% अगर कहीं गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर दिक्कत अपने साथ हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट टिक करके फटाक से और आ जाएँ। क्या पता नीचे वाले ऑप्शंस में कुछ पॉइंट्स में वैल्यू, यानी 3.5 आ गया, 3.5 के मल्टीपल में कोई और वैल्यू दे रखी हो और आपने डायरेक्ट ही 7 के मल्टीपल में कर दी हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है आपको। बढ़े अगले प्रश्न की। रेखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 3y बराबर 7 और 7x प्लस 4y बराबर 18 के कितने हल होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के अधिकतर मिलते हैं। अब मैं इसकी एक 3 सिचुएशंस हैं वो आपको बताता हूँ कि क्या क्या सिचुएशन रहती है। सिचुएशन देखो, जैसे कि ये होता है A1 B1 और ये होता है C1। ये हो गई ये वाली इक्वेशन। ये होता है A2, ये होता है B2 और ये होता है C2। ठीक है, अब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो इसके एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल। ठीक है, एक तो सिचुएशन ये होती है। दूसरी सिचुएशन होती है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो इसके अनंत हल होंगे। कितने होंगे? अनंत। ठीक है भाई, इसके अनंत हल होते हैं। एक और सिचुएशन होती है तीसरी। तीसरी क्या होती है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू, यानी बराबर B1 अपॉन B2। ये बराबर नहीं है अगर C1 अपॉन C2 के, तो इसके एक भी हल नहीं होगा, एक भी नहीं। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन होती है। 3 सिचुएशनों को आप अच्छे से याद कर लो। क्या होता है, एक बार कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो 3 क्वेश्चन सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड रहता ही रहता है। अब देखिए अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना क्वेश्चन कह रहा है 5x माइनस 3y बराबर 7 और 7x प्लस 4y बराबर 18। अब देखिए ये सिचुएशंस हो ही गई। यहाँ पीछे कर दें कि इसको, तो A1 5x बटा 7x, 7x। दूसरा है 3y बटा 4y। तीसरा है 7 बटा 18। अब देखिए ये कहीं बराबर x से x, y से y कट गया, कोई दिक्कत नहीं। कहीं से बराबर है, ये बराबर है। 5 बटा 7, 3 बटा 4 या 7 बटे 18 बराबर है? नहीं है। ये अगर बराबर नहीं है तो आपके कितने हल होंगे? एक हल होगा। ये पहली वाली सिचुएशन आपकी इस क्वेश्चन में काम में आ गई। तो आपका क्या हो जाएगा? एक हल हो जाएगा। समझ में आ गई? आपसे ये पूछा कितने हल होंगे, तो एक हल होगा इसका। बस इतना ही पूछा हुआ है। समझ में आ गया ना? ये तीनों सिचुएशंस को आप जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 8118 निम्न में से किससे विभाज्य है। देखिए भाई, विभाज्य के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, यानी कि फॉर्मूला वो डिवीजन रूल्स जो होते हैं, यानी डिविजेबल। ठीक है, उनका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, यानी उस ऑप्शन को हटाओ जिससे डिवाइड जा ही नहीं सकता। 5 का देखिए, 5 के लिए क्या होता है, या तो लास्ट का अंक 0 या 5 होगा तो 5 का जाएगा। 0 और 5 है ही नहीं है तो 8 है, 5 का नहीं जाएगा। 8 का, 8 के लिए क्या होता है रूल कि लास्ट के जो 3 डिजिट है, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो तो जाएगा। तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि 15 अंटे 120 होता है, ये तो 118 ही है, तो 8 से भी नहीं जाएगा। अगला होता है 6 का। 6 के लिए क्या रूल होता है? 6 के लिए रूल होता है कि या तो पूरा जो नंबर है उसका सम 3 और 2, उसका सम 3 से डिवाइड हो तो ये क्या होगा? डिवाइड होगा। और लास्ट के 2 अंक है जो लास्ट का जो अंक है वो 2 से डिवाइड हो तो पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 2 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 और 1 9 और 1 10 और 8 18, 18 हो गया जोड़, तो जो 3 से डिवाइड है, और लास्ट का जो पहला जो इकाई का अंक है वो 2 से डिवाइड है, तो ये 6 से हो सकता है। ठीक है, अभी हम टिक नहीं करेंगे, हो सकता है। अब 7 से डिवाइड और देख लो। 7 के लिए क्या करते हैं? 7 के लिए तो इसको डिवाइड दे के ही देखना पड़ता है हमें।
ठीक है, 7 के लिए कोई रूल नहीं है, 7 का पूरा डिवाइड देना पड़ेगा। तो अब आप देख लिए 7 का क्या हो सकता है बेटा 7, 7 से काटो, 7 एकम 7, कितना बच गया 1 11, 7 एकम 7 4 1, 7 5 35 6 8 68, 68 में 7 का जाता नहीं है। ठीक है, ये भी हट गया, तो आपका आंसर हो गया 6। ऐसे तो जो एलिमिनेशन है ना, वो एलिमिनेशन यानी कि ऑप्शंस को हटा के ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से कर सकते हैं। बाकी तो आप एक एक का डिवाइड दे दे के देखते हैं, अगर आप पहले 7 का देखते हैं, 6 का देखते हैं, फिर 5 का और फिर 8 का, तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाता। तो इन जो रूल हैं इनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, पढ़े अगले प्रश्न को। इसका आंसर 6 हो ही गया। ठीक है, एक दुकानदार अपने माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचता है। इस पूरे व्यवहार में उसकी प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ कितना होगा। माना हम जो लाभ है ये माल है, माना माल हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका 3/5 कितना होता है 60 होता है। ठीक है, 60 का कितना 25% का लाभ यानी कि 75 में बेच दिया। ठीक है, बचा भाग जो शेष भाग है क्रय मूल्य पर यानी कि 40 का 40 बच रहा है, 100 में से 60 गया तो ये 100 का 40 का 40 में बेच दिया। 100 माल हो गया था, टोटल बिक गया 115 में। 100 का माल 115 में गया तो 15/100 गुणा 100 0 0 कितना प्रतिशत हो गया 15% का आपका लाभ हो गया। आपसे यही पूछा गया है कितना लाभ हो जाएगा, तो 15% का लाभ। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ये 100 की वैल्यू मानकर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहले आप 3/5 किसी वैल्यू का करोगे, फिर 125/100 करोगे। ठीक है, उसको काटोगे, तब तक आपका क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप 100 वैल्यू मानी, हमने फटाक से 60 कर दिया, इधर फिर 40 बच गया था 40 कर दिया, ये वैल्यूज आपकी बढ़ गई, जितना 15% का लाभ हो ही गया। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न के। 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो एक टंकी को कितने समय में भर देंगे। ये टंकी का टैंक है। ठीक है, टैंक या टंकी जो भी है। ए और बी ये दो तो भरने वाले हैं यानी कि 15 और 20, और ये जो सी है ये खाली करने वाला है, ये मान लेते हैं। टोटल एलसीएम ले लिया, कितना है 60 लीटर की या 60 किलो इसकी 6000 लीटर, कुछ भी मान लो, 60 मान लिया हमने। तो ये 1 घंटे में 4 भरेगा, ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा। ये 2 तो भरने वाले यार, ये खाली करने वाला है, तो भर के रहे 7 भर रहे हैं, 2 खाली हो रहा है, कितना भरा ही आ रहा है टोटली 5 भरा ही आ रहा है। जब 1 घंटे में 5 भरा ही आ रहा है तो 60 भरने में कितना टाइम लगेगा 60/12 5 कितना घंटे 12 घंटे। तो 12 घंटे में आपका ये टैंक जो है या टंकी है वो पूरी भर जाएगी। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। इतने बेसिक क्वेश्चंस बेसिक क्या शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे इस टाइप इसको क्वेश्चन को करने का एक तरीका 1/15 करा, फिर 1/20 करा, फिर -1/30 करा, फिर आपका जो है यहाँ से एलसीएम लेके जो कट करोगे आप, तब आपका 12 आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि x अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात y और x अनुपात y समानुपात y अनुपात 6 है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा x और y के सही मानों को दर्शाता है। देखिए समानुपात में हम क्या करते हैं कि बीच के 2 गुणा और आगे पीछे के 2 गुणा बराबर होते हैं। तो एक्स वाई बराबर 36, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। इधर से देखिए y² बराबर 6x। ठीक है, ये दी हुई है, दूसरी ये बन गई। अब क्या करें, यहाँ से हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लें। तो x की निकालेंगे हम, तो 36/y। x की क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ x की रख देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ही टर्म में हो जाएगी, y वाली हो जाएंगी सारी। ठीक है, और अगर आप यहाँ स्क्वायर करके निकालते तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि 36 का स्क्वायर पहले तो वो करते, फिर x का स्क्वायर लिखते, तो वो टाइम आपको कंज्यूमिंग हो जाता। तो x की वैल्यू होगी 36/y, इसमें रख दीजिए y² बराबर 6 गुणा 36/y। ठीक है, y इधर चला गया तो क्या हो गया, y का क्यूब हो गया, और ये 36 गुणा 6 क्या हो गया 216 हो गया। रूट ले लिया तो y बराबर क्यूब रूट ले लिया तो y बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो y जब 6 आ गया है तो इसमें रख दो इसको। ठीक है, y बराबर 6 है तो x बराबर भी 6 आ जाएगा। क्यों, क्यों 6 गुणा x बराबर 36, तो x बराबर 6, तो y भी 6 और x भी 6। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, 6 और 6 आपका
आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए भाई, अगला प्रश्न है, कार्यालय के फर्श की बीमारी नहीं है, बीमारी है। एक सेकंड रुकिए। एक कार्यालय की फर्श की बीमाएं, बीमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई 5 मीटर और 3 मीटर है। 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत 7,440 रुपये है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, सबसे पहले तो इसकी जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट दे रखी है और 1 मीटर की दे रखी है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। कट करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी कि 124 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, आपको क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। देखिए 124 मीटर स्क्वायर आ गया। मैं एक बार इसको ना मिटा देता हूँ, क्योंकि अपने क्या थोड़ी जगह कम पड़ सकती है। ठीक है, देखिए अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दीवार बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और दीवारों के साथ साथ छत भी करेगा, तो छत में क्या आएगी? लंबाई गुणा चौड़ाई आएगी ओनली, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए 5 और 3 8, तो 2 गुणा 8 गुणा h लिख देते हैं ऊंचाई को, प्लस 5 3 15। ये किसके बराबर दे रखा है? 124 के दे रखा है। 124 निकाला था हमने। ठीक है, तो 16h, 15 इधर चला जाएगा, तो कितना हो गया ये? 109। 16h बराबर आपको दे रखा है 109, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 109/16। कट कर दो, 16 से कट करो, 16 छिके 96, पॉइंट कितना बच गया? 13 बच गया, 0। 16 सत्ते 16 × 128, 16 × 128 हो गया। बच रहा है कितना? 2। 2 की वैल्यू छोड़ो, क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन हमारे पॉइंट के बाद में ए की वैल्यू दी हुई है, तो 6.8 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? ये फार्मूला आपको याद है कि नहीं है? अगर आपको याद नहीं है तो ये फार्मूला अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और ये हमने क्यों लिया है? क्योंकि छत को ही पेंट कर रहा है, इसलिए। ठीक है, आ गया आपका आंसर? समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि समीकरण a+3x² माइनस 13ax प्लस 7 माइनस a बराबर 0 है का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो a का मान क्या होगा? देखिए भाई, एक मूल होता है अल्फा, एक होता है बीटा। आपको क्या बोला? अल्फा बराबर व्युत्क्रम, यानी कि 1/बीटा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फा बीटा बराबर 1 हो गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है? आपको ध्यान है? आपने अगर प्रीवियस पेपर देखे हों, आपने जो सॉल्व करवाए हैं, वो अगर आपने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा अल्फा बीटा की वैल्यू होती है C/A। सी क्या दे रखा है आपको? 7 माइनस ए, और ए क्या दे रखा है आपको? a+3। ये किसके बराबर दे रखा है आपको? 1 के। तो 7 माइनस ए बराबर हो गया a+3। ए से ए इधर आ गया, तो ये हो गया 2a बराबर 3 इधर चला गया, तो ये हो गया 4। ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। यही आपका आंसर है। बस यही पूछा है आपसे। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा C/A होता है, और अल्फा प्लस बीटा, 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -B/A। ठीक है, और ये 2 मूल है, अल्फा और बीटा 2 मूल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अदिति 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है। वह जानना चाहती है कि उसी समान गति से 35 संतरे खाने में कितना टाइम लगेगा। तो 21 संतरे 60 मिनट, तो एक संतरा, बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक तरीके से करें। 60/21, तो 35 खाने, तो 35
7 से 3 बार, ये 5 बार, 7 से 12 बार, 12 पंजे सॉरी 3 से 20 बार, 3 से कितनी बार 20 बार, ठीक है। 20 पंजे 100, तो 100 मिनट में ये खत्म कर देगी 35 संतरों को, ठीक है। 100 मिनट में कितने संतरे खा जाएगी? 35 संतरे खा जाएगी अदिति, ठीक है। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया भाई? हमने संतरे को काउंट करना था क्योंकि संतरे पूछा इसलिए 21 संतरे से किया, ठीक। अगर ये मिनट पूछ लेता तो मिनट के हिसाब से करते थे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनट दी हुई होती कि भाई 100 मिनट में कितने खाएगी या 150 मिनट में कितने खाएगी, तो उस हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करनी, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न क्या? एक समषटभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा? एक बात बताऊं आपको कि कोई भी भुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, नौ भुज हो, 10 भुज हो, त्रिभुज हो, उन सब के बाह्य कोणों के बाह्य कोण जो है उनका योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अब आपसे षटभुज का पूछा है, तो षटभुज का 360 बटा, षटभुज में कितनी भुजा होती है? 6, तो 6 का डिवाइड कर दिया, 60 डिग्री आ गया। यही आपका आंसर। अगर आपसे यहाँ से अष्टभुज पूछ लेता तो 360 बटा 8 कर देते, तो ये 45 आ जाता। आपसे 10 भुज पूछ लेता तो 360 बटा 10 को कर देते, 36 डिग्री आ जाता। तो इस टाइप से आपसे जो भी पूछा जाता उस हिसाब से आपसे कर लिया जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो बाह्य कोण है उनका योग होता है 360 डिग्री, ठीक है भाई, ये फिक्स है। पढ़े अगले प्रश्न की। यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपये की राशि उधार ली थी, तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू को कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ये शॉर्ट ट्रिक से साथ करते हैं। 1 साल, 2 साल, 1 साल में कितना परसेंट? 4%। वैसे आप वैल्यू से भी करेंगे तो आपको हो जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू ऐसी आ गई कोई कटेगी नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। 4%, दूसरे साल में भी 4%। अब इसका 4 से 4% करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.16 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया साधारण ब्याज और ये हो गया पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 8.16। इस टाइप से करने से आपको क्या होती है? एक आसानी होती है। आसानी क्या होगी कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब जो ये अमाउंट है, जो भी अमाउंट आएगा, ब्याज आएगा, उसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए तो आपका क्या रहेगा? सीधा सीधा 0.16 का अंतर रहेगा। तो जो राशि दे रखी है, ये जैसे 3,000 है तो उसका 0.16 निकाला, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साधारण ब्याज कितना रहेगा, तो साधारण ब्याज तो वैसे भी आप आराम से निकाल सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकाल सकते, लिखा ले दिया हमने ये, ठीक है। तो ये इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। 8.16, 3,000 का 8.16 निकाल लो, ये आपका ब्याज आ जाएगा। बट ये पॉइंट हटाओ, 2 जीरो पॉइंट की बढ़ गई और 100 की जीरो, 1 2 3, ठीक। 3 से करो 8, ये 4, ये 24 बटा 10, तो क्या हो गया? 10 हटाओ और यहाँ पॉइंट लगा दो, तो 244.8 इसका ब्याज हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है? राशि कितनी चुकानी पड़ेगी? तो 3,000 में 244.8 कर देंगे तो क्या जाएगा? 3244.8 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई? 3,000 में भाई 244.8 जोड़ेंगे क्योंकि ये ब्याज का है और वो मूलधन है, तो मूलधन प्लस ब्याज, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो मूल अमाउंट यानी कि मिश्रित धन है वो बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 156.025, 251.216, 52.156 का मान क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं और पॉइंट हटा के भी जोड़ सकते हैं। वैसे डायरेक्ट जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 0.25 पॉइंट एक साथ लगा देंगे हम, 251.216 पॉइंट लगाना ही नहीं है, पॉइंट बाद में लगा देंगे ना, पॉइंट लग गया है, पॉइंट लगाना ही नहीं है, ठीक है। जोड़ो 1 4 2 7 10 407.241, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो 52 156, 5 यहाँ बच गया 3, 8 यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 5, ये 5 और ये 3, 355.085, 355.085 ये आपका आंसर हो गया। पॉइंट है क्योंकि इस सब में क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसलिए हमको आसानी रहेगी इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने में, ठीक है। तो 385
पॉइंट के बाद 3 डिजिट छोड़ देंगे हम, 085 आपका आंसर हो गया। वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक सबसे बढ़िया तरीका और बता दूं मैं आपको। ऑप्शंस के ऊपर नज़र डाल दो कि इकाई अंक क्या है, 5 है, 2 है, 7 है और 4 है। आप देखिए कि 5 और 6 क्या होता है, 11, यानी कि 1 बचेगा। और 1 में से अगर मान लो हम 6 माइनस करते हैं तो कहीं ना कहीं से हासिल लेके हमारा 5 ही बनता है। इकाई का अंक क्या बनता है, 5 बनता है। क्वेश्चन देखते सॉरी ऑप्शन देखते ही आपका आंसर लग जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हमने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये कि 5 और 6 11 है, यानी कि इकाई का अंक 1 बन रहा है। 1 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, क्योंकि हासिल तो हम इधर से भी तो लेते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। सॉल्व कीजिए, सरल कीजिए। √625 माइनस √324 प्लस 33 का स्क्वायर। 625 का क्या होता है, 25, माइनस 324 का क्या होता है, 18, प्लस 33 का स्क्वायर क्या होता है, 110 89। अब ये इनको जोड़ेगा, प्लस प्लस एक साइड जुड़ेगा और माइनस एक साथ हो जाएगा। तो 25 में से 18 गया तो 7, 7 प्लस 1089, 1096, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये गलती मत कर देना कि इन दोनों को जोड़ दे और इसको बेचारे को माइनस कर दे। ठीक है, तो प्लस प्लस वाली एक साथ होगी और माइनस की एक साथ हो जाएगी। तो 1096 आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। 3x² माइनस 2y 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर गुणा x² प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर के विस्तारित रूप में x⁴ y⁴ का गुणांक क्या होगा। तो ये तो खोलना ही पड़ेगा आपको, विस्तारित रूप करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका कर लेते हैं। तो 9x² प्लस 4y² माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12xy, एक तो ये बन गया। दूसरा इसका कर लेते हैं। तो x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² y3। अब देखिए, दो इक्वेशन बन गई हमारी, एक और ये दो। अब आपको क्या चाहिए, x⁴ और y⁴। अब एक बार इसको एनालाइज करो कि x⁴ कहाँ बन सकती है। x⁴ अगर आप अपन इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁴ हो जाएगी। 2 और 4 6, ये भी नहीं बनेगी, यहाँ है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ से करेंगे, इसको इससे करेंगे तो x⁴ और ये x है तो x⁴ हो गई, तो ये तो नहीं बनेगी। ये x⁴ कैसे बन सकती है, इसको और इसको गुणा करें तो देखो 9x² है, 2x² से कटेगा तो 18 x⁴ और ये होगा तो y⁴, यही बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आपसे क्या पूछा, x⁴ और y⁴ पूछा है बस। तो कितना है इसका मल्टीपल, इसका गुणांक कितना है, 18 है। यही 18 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। इसको इतना बड़ा नहीं कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगे तो आपका 5-7 मिनट आपने ख़राब कर दिया, कोई लेना देना नहीं रहा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको टाइम कहाँ देना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना, इसका एनालिसिस ज़रूर करिएगा, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपके जैसे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो 3-4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको फंसाने के लिए या टाइम टेकिंग के लिए रहेंगे। जैसे कि ये एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, लेकिन हमको क्या इसकी अप्रोच पता है तो हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक फल विक्रेता 4800 में 800 केले खरीदता है। वह परिवहन पर 800 रुपये खर्च करता है। उसे प्रत्येक केले पर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक केले को किस मूल्य पर बेचना है। अब देखिए, 4800 में 800 रुपये खर्च करता है, यानी कि 48 और 8 5600 रुपये खर्च करता है। कितने किलो पे, 800 किलो पे। तो ये लागत कितने की हो गई इसकी, 7 रुपये की हो गई। 7 रुपये की लागत हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 10 रुपये का लाभ चाहता है ये। तो 7 और 10 17 रुपये का एक केला बेचेगा, तब जाके इसका लाभ बराबर होगा। तो प्रत्येक केले का मूल्य क्या होगा, 17 रुपये होगा। बस यही हमसे पूछा है। ठीक है, समझ में आ गए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि कुल कितने के केले बिकेंगे, तो 17 गुणा 800 कर देते, क्योंकि केले तो हमारे 800 ही है। तो कुल आपके यहाँ से मल्टीप्लाई करके कुल अमाउंट आपकी आ जाती। समझ में आ गई। बड़े अगले प्रश्न क्या, 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य है। फिर वो विभाज्यता वाले रूल आ गए। विभाज्यता वाले रूल में आप ऐसा नंबर पकड़ो पहले तो कि जिससे इनको आसानी से ऑप्शंस को चेक किया जा सके। सबसे पहले 12 पकड़ो। 12 क्या है, 3 और
4 का मल्टीपल है। तो 3 का क्या करते हैं हम, इन सब का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 8 और 1 9 ये हो रहा है भाई, 2 और 1 3 ये भी हो रहा है, 4 और 1 5 ये ऑप्शन हट गया, 6 और 1 7 ये ऑप्शन। तो हमारे एक ही टच में 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब आपके बच रहे 2 ऑप्शन, ठीक है। अब 4 का रूल देखिए, 4 यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में आपके 4 का डिवाइड जाना चाहिए। इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, 80 में भी जा रहा है और 20 में भी जा रहा है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया, 12 से तो डिवाइड है ये दोनों डिजिट। अब क्या करें, 8 का देख ले, 8 का देख लो भाई, लास्ट की जो 3 डिजिट है 8 के लिए क्या होता है, 3 डिजिट होती है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 0 80 8 से डिवाइड है, 0 20 ये नहीं है, हटाओ, ये भी हट गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 10080। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करें तो मेरे हिसाब से आसानी से हो जाएगा, नहीं तो बेसिक तरीके से तो सीधा सीधा हो ही गई कि 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 10 है, 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। 12 है, 12 का क्या होता है 2 की पावर 2 गुणा 3। 16 है, 16 क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 4 है, फिर है 3 है, फिर 5 है। 16 गुणा 3 16 3 48 गुणा 5 0 240। अब 240 का 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या जिसमें डिवाइड दो आप, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो पैटर्न हमने जो किया है वो सबसे बेस्ट है और सबसे शॉर्ट एंड स्वीट है। समझ में आ गया ये, बड़े अगले प्रश्न की। यदि दो संख्याओं का औसत 26 है, उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। औसत दे रखा है आपको, तो दो संख्याओं का औसत है तो कुल निकल जाएगा आपका, 26 है तो कुल 26 है तो कुल क्या होएगा, 26 गुणा 2 यानी कि 52 होगा। तो दो संख्याओं का योग क्या हो गया, 52 हो गया। एक संख्या आपको 12 दे रखी है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 12 माइनस कर दिया तो यही आपका आंसर है। समझ में आ गई, बड़े अगले प्रश्न क्या, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे रूट में 1 2 3 4 3 2 1 का रूट यानी कि वर्गमूल क्या रहेगा। देखिए भाई, ये आपको फंसाने के लिए दे रखा है, हालांकि ये बहुत आसान, सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, 1 1 1 1, ठीक है, यानी कि 1111 का ये क्या है, रूट है। कैसे पता चला, देखिए इसका जब भी आप स्क्वायर करेंगे ना तो ये वैल्यू बनेगी। कैसे बनेगी, 1 कितनी बार है, 2 3 4, फिर उल्टी गिनती 3 2 1, ये आपका आंसर होता है। इसका स्क्वायर करने पर एक जितनी बार होता है उतनी तक की काउंटिंग करते हैं, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर वापस से 4 तो आ ही गया, फिर उल्टी काउंटिंग कर देते 3 2 और 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन ले लें आप, करके देख लेना चाहे से घर पे बैठ के आराम से। कितनी बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, तो इसका स्क्वायर ये होएगा। और आपसे कोई रूट पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से घर पे बैठ के एक आध दो क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके देख लेना कि ये फिक्स है, ये समझ में आ गई। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1111 हो जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है, फिर कल मिलते हैं नए टेस्ट के साथ। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने अन्य साथियों के साथ में भी क्लासेस को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इन क्लासेस का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। फिर मिलते हैं नए टेस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।